So I hope कि what is major industry and what are the distribution of major industry, ये आपके समझ में आया होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज, राइट। अभी यहाँ पे जो क्रॉप बेस्ड इंडस्ट्री है या मेटल मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, क्रॉप को प्रोसेस करने के बाद में जो अलग अलग चीजें बनाई जाती है, जैसे मान लो कि कॉटन है, कॉटन को प्रोसेस करने के बाद में हम यार्न प्रोड्यूस करते हैं, यार्न को मैन्युफैक्चर करते हैं या कपड़े बनाते हैं, राइट। शुगर केन है, शुगर केन को प्रोसेस करने के बाद में हम शुगर क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, शुगर प्रोड्यूस करते हैं हम। ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स है, अलग अलग क्रॉप्स की यूटिलिटी अलग अलग है। वैसे जो मिनरल्स है, मेटल ओर्स है, नॉन मेटल सोर्स है, जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गई, तो स्टील इंडस्ट्री में स्टील को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, स्टील का प्रोडक्शन लिया जाता है, तो उसके लिए अलग अलग मेटल ओर्स के जो रॉक्स होते हैं उनको उस इंडस्ट्री में लाया जाता है, उनको स्मेल्टिंग किया जाता है और उनसे जो स्टील आयरन है तो आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, राइट। सो फ्यू मेजर इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम आगे बात करेंगे। अब इसको मेजर इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं ये भी बात याद रख लीजिए आप, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट चलते हैं या बहुत सारी ऐसे कंस्ट्रक्शन का वर्क जहाँ पे भी चलता है, घर बनाना हो दैट इज कंस्ट्रक्शन, रोड बनाना हो दैट इज कंस्ट्रक्शन, ब्रिज बनाना हो, पुल बनाना हो दैट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इन द सेंस आपको समझ में आना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, नहीं तो आपके मन में क्वेश्चन ही रह जाएगा कि कंस्ट्रक्शन बताया ही नहीं सर ने, बोल रहे थे कि कंस्ट्रक्शन के यूज में होता है। ऐसा मत करना, ठीक है। घर बना रहे हो ना तो कंस्ट्रक्शन है, रोड बना रहे हो ना तो कंस्ट्रक्शन है, राइट। पुल बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन है। या हाउसिंग सोसाइटी बहुत बड़ी कॉलोनी बना रहे हो, वो भी कंस्ट्रक्शन है। तो जगह जगह पे जहां जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां वहां पे स्टील की जो तो जरूरत पड़ेगी आपको। स्टील का मतलब वो स्टील के प्लेट वगैरह आती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना आप लोग। तो आयरन आयरन की जो चीजें बनती है ना वो स्टील स्टील इंडस्ट्री में, राइट। तो वो एक प्रोसेस होती है, लॉन्ग प्रोसेस। देखो 10th क्लास में वो बहुत ज्यादा डिटेल में है, मैंने पहले ही बताया था 8th क्लास का सिलेबस एज इट इज 10th में और थोड़ा सा ऐड किया गया है उसको, इसीलिए 8th क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझ लो आप मुझसे, ठीक है। तो I was talking about the steel industry. Why it is called basic industry or key industry? Because it uses in all kinds of project. सभी प्रोजेक्ट में इसको यूज किया जाता है। आपके घर में अभी देखो, जिनके घरों में खिड़कियां होंगी तो खिड़कियों की ग्रिल जो होती है वो इसी इंडस्ट्री से आती है, राइट। आपके घर में जो मतलब नल होंगे तो ये नल भी स्टील के ही होते हैं, उसी अलग अलग इसकी यूटिलिटी होती है। पाइप भी इसके ही बनते हैं या रॉड्स इसके बनते हैं, बहुत बड़े मतलब पाइप की अलग अलग साइज होती है। बहुत सारे जो यूटेंसिल्स होते हैं वो भी स्टील के ही होते हैं, राइट। तो उसको अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया जाता है और अलग अलग यूटिलिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे यूटिलिटी का मतलब हमारे उपयोग के हिसाब से उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ वेरियस थिंग्स, राइट। जैसे इंजन, अभी रेलवे का उदाहरण ले लो आप, वहां पे भी स्टील मतलब मशीनरीज को जब बनाते हैं ना तो मशीनरीज के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको भी मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो स्टील इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा डिमांड है अलग अलग इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, ये भी बात आपको याद रखना है, राइट। इसके अलावा देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वेरी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हियर। अभी स्टील इंडस्ट्री के बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, नहीं तो आप बोलोगे कि स्टील इंडस्ट्री को खत्म कर दिया सर ने। यहाँ पे मैं अलग से उसके ऊपर में आ रहा हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ छोटा छोटा, ठीक है। उसको समझिए आप लोग कि अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्चुअली ये एग्रो बेस इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ एग्रो बेस इंडस्ट्री। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर में डिपेंड होने वाली इंडस्ट्री, एग्रो बेस इंडस्ट्री बोलते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जनरली क्या होता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, तो उसमें कॉटन क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है। तो जिस एरिया में कॉटन ग्रो किया जाता है तो उस एरिया से वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कपड़ा बनता है ना या यार्न बनता है, धागे बनते हैं, ओके, तो वो सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम है, वीविंग का वगैरह। उसके बाद में दूसरी जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है। जूट टेक्सटाइल पता ही होगा आपको। तो जूट एक्चुअली वेस्ट वेस्ट बंगाल में वगैरह जूट का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा किया जाता है, उड़ीसा में किया जाता है,
बिहार में भी किया जाता है, कुछ आपका आंध्र प्रदेश में वगैरह किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे वेस्ट बंगाल में किया जाता है। और देखो जब इंडिया और बांग्लादेश जब सेपरेट हुए ना, तो वो ब्रिटिश जब हमारी इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, तो आपने देखा होगा कि बंगाल को सेपरेट कर दिया गया था हमारे इंडिया से। तो मैक्सिमम जो जूट का प्रोडक्शन होता है ना, वो बांग्लादेश में होता है। एक्चुअली वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे बांग्लादेश है, सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है। ये बात याद रखना है आपको। इंडिया में भी काफी मतलब गवर्नमेंट उसके लिए कोशिश कर रही है। तो ये एज एन इंट्रोडक्शन में ये सब चीजें बोल रहा हूँ यहाँ पे। और जूट की बहुत सारी अलग अलग चीजें आती है, मतलब एक बैग से लेके एक मैट तक, या दूसरे कहीं कहीं पे तो मतलब अगर हिस्ट्री की बात करते हो तो अकबर के जमाने में जो दीन इलाही जो उनका जो मतलब एक बुक है, उसमें भी इसके बारे में कुछ आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है इस जूट के बारे में, कि उस समय में लोग जूट के कपड़े पहनते थे। बोलते आज की डेट में जूट के कपड़े नहीं पहनते, लेकिन तब पढ़ते थे। तो जूट का जो इम्पोर्टेंस है वो हिस्टोरिकल रह चुका है हमारे यहाँ पे, तो ये हिस्ट्री से पता चलता है हमें। तो जूट से देखो अलग अलग बैग्स बनती है। गोनीज, गोनीज पता है ना, जो बोरिया होती है, गेहूं चावल शक्कर जो भी हम भर के रखते हैं उसमें गोनीज, तो ये गोनीज काय की बनती है, तो ये जूट से ही तो बनती है। या बड़े बड़े जो रोप्स होते हैं, राइट, बड़े बड़े, तो वो रोज भी इसके बनते हैं जूट के, और काफी मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो ये सारी यूटिलिटी पता होनी चाहिए आपको, राइट। और जूट में देखो अभी जूट कल्टीवेशन से लेके जूट के ऊपर में जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, मतलब दो जो रोप्स को बनाने वाली, बैग्स को बनाने वाली, या मैट को बनाने वाली, या तो फिर गोनीज को बनाने वाली जितनी भी फैक्ट्री है, बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं, काम करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा जनरेट होता है, और इसके लिए बहुत ज्यादा हाई एजुकेटेड लोगों की जरूरत नहीं होती है। तो ये वेस्ट बंगाल वाला जो हिस्सा है, तो यहाँ पे आसा देखिए, यहाँ पे जो उड़ीसा है, या फिर छत्तीसगढ़ है, या तो फिर बिहार है, या झारखंड है, तो वहां से उनको मजदूर भी मिल जाते हैं काम करने वाले उस इंडस्ट्री में। और काफी ज्यादा हार्ड काम है। तो वो जूट को अगर एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में शायद हमने जूट पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या, कोई बता दी मुझे यहाँ पे। यस एनीबडी? अरे जूट को पढ़ा था क्या हमने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में? एनीबडी टेल मी। अगर पढ़ा है तो इसको छोड़ यस देते सर। हैं। हाँ, तो आपको पता है जूट के बारे में सभी चीजें? सर सर पक्का? उसमें इतना बताया, टेम्परेचर बताया गया था, यस। उसको ह्यूमिडिटी बताई गई थी, हम्म। कहाँ पे मिलता है वो बताया गया था, यस। और उसके लिए सॉइल कौन सी लगती है ये बताया गया था। वेरी गुड। मतलब जूट कल्टीवेशन के लिए प्रॉपरली क्या क्या चीजें चाहिए ये मैंने आपको बताया था, राइट। तो अभी ये जो चीजें बोल रहा हूँ ना बेटा, तो ये भी उसमें ऐड करके रखिए आप, कि जूट कल्टीवे देखो, जूट का जब हार्वेस्टिंग किया जाता है ना, तो पानी के अंदर में ही किया जाता है। उसको काट के एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है, और बाद में पानी में उसको डीप करके रखा जाता है। और उस और बाद में उसके फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। काफी डिफिकल्ट टास्क होता है, काफी मेहनत वाला काम होता है ये। ओके, और उसके बाद में उसको इंडस्ट्री में सेंड किया जाता है, ठीक है, बेच दिया जाता है उसको। और उसके बाद में इंडस्ट्री में उसके ऊपर में प्रोसेस करके मशीन्स की मदद से अलग अलग, जैसे गुनीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर रोज में कन्वर्ट किया किया जाता है, या मैट्स में। और उसके ऊपर में भी जो थोड़ा काम होता है ना, वर्क होता है, जैसे मैनुअल वर्क होता है, तो वो करने के लिए अलग अलग इंडस्ट्री में उसको भेज दिया जाता है, या मैन्युअली अलग लेबर, स्किलफुल लेबर की मदद से उसको किया जाता है। तो ये दोनों नियर अबाउट जो टेक्सटाइल, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और ये जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो नियर अबाउट इसका सेम काम होता है। इतना ही फर्क है सिर्फ कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ा बनता है, जिस कपड़े को हम लोग पहनते हैं, यस और नो। तो और कपड़े की भी, बाकी कॉटन की भी सभी चीजें आती है, जैसे हमारे घर में जितनी भी मतलब रजाई वजाई जो भी होती है, या मैट वगैरह, ये सब कपड़े की भी मतलब कॉटन की भी बनती है। तो जूट की भी बनती है। और जूट दूसरी चीज ये है कि जूट जो है वो इको फ्रेंडली होता है। जूट की मैट, जूट की चेयर भी आती है, कहीं पे भी फेंक दो आप तो डिकम्पोज हो जाती है। प्लास्टिक की अभी चेयर, प्लास्टिक की चेयर की अगर बात करते हो आप, तो प्लास्टिक की चेयर कहीं पे टूट जाए, फेंक दो आप, तो डिकम्पोज होगी क्या? वो कभी नहीं होगी। लेकिन जूट से जो चेयर बनती है, तो वो कभी कहीं पे भी फेंक दो आप तो डिकम्पोज हो जाएगी। उससे मतलब हमारे इकोसिस्टम को कोई खतरा नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है
कि ये जो जूट का कल्टीवेशन होता है और जूट से जो भी वस्तु बनती है तो वो इको फ्रेंडली होती है, उससे हमारे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है, इकोसिस्टम को कोई नुकसान नहीं होता है एज कंपेयर टू प्लास्टिक। लेकिन दे समझने वाली बात तो ये है यहाँ पे कि ये जो प्लास्टिक की कंपटीशन है या सिंथेटिक इंडस्ट्री की जो कंपटीशन है जूट के साथ में, तो उसके कारण हमारी जूट इंडस्ट्री कहीं पे तो पिछड़ गई है, मतलब काफी पीछे रह चुकी है। क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक से बनी वाली जो चेयर है या जो भी वस्तु है या बैग्स वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाती है, सस्ती होती है, टिकाऊ होती है, राइट, और यूज एंड थ्रो कर सकते हैं, हम मनमानी करते हैं ना हम। और जहाँ पे हम जूट की चेयर परचेस करने जाए या जूट की कोई भी वस्तु लेने के लिए, तो उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो उसके कारण वो इकोनॉमिकली अफोर्डेबल नहीं होती है सबको, इसीलिए कोई परचेस ही नहीं करना चाहता है उसको। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ पे, तो इसके ऊपर में काम करने की जरूरत है। अगर आप आपका इकोसिस्टम बचाना चाहते हो, एनवायरमेंट बचाना चाहते हो, तो आपको इस बात को समझना होगा, आपको मतलब हमारे गवर्नमेंट को समझना होगा ना। अगर प्लास्टिक बंद करते हो आप, तो उसका जो अल्टरनेटिव दे रहे हो आप पब्लिक को, तो वो सस्ता भी तो होना चाहिए ना। सबके जेब में उतने पैसे होने चाहिए कि वो उसको परचेस करे और यूज करे। तो ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो इन इन्फॉर्मेशन को भी आपको यहाँ पे एनालिसिस करना होगा कि हमारा सिर्फ ये मोटो नहीं है कि जो बुक्स में दिया है एज इट इज उसको पढ़ ले, खत्म कर ले और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो लिख ले, राइट। आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, आपका मतलब उस वस्तु के प्रति देखने का जो नजरिया है वो बदलना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, सभी एंगल से आपको उस चीज को सोचना होगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करना होगा। सो आई होप कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैंने जूट टेक्सटाइल की बात की, यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल की बात की, राइट। तो ये प्राइमरी लेवल पे आता है। और तीसरी और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसमें, जिसको हम सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। आई होप कि ये पता होगा आपको। सिल्क पता है ना आपको, ककून्स होते हैं, ककून्स को फॉर्म किया, मलबेरी के प्लांट्स लगाते हैं हम, तो उन प्लांट के ऊपर में उसको फीड करवाया जाता है और बाद में जो सिल्क चाहिए तो सिल्क को हम उससे ऑब्टेन करते हैं, राइट। तो सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और बाद में सिल्क के अलग अलग डिजाइन के अलग अलग अप्राइजल बनाए जाते हैं और उसमें भी फिर मैनुअल वर्क वगैरह किया जाए, बहुत महंगे महंगे आते हैं। तो हमारा जो देश है ना बेटा, वो सदियों से इस बात में फेमस है। यहाँ से सिल्क को मतलब दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता था पहले। हमारे बंगाल के मखमल पूरे दुनिया में फेमस थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन किया, हमारे यहाँ पे रूल किया हमको, तो उन्होंने क्या किया कि जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो वहां पे जो मशीन्स का उन्होंने यूज किया, तो मशीन्स के ऊपर में बनने वाले जो कपड़े थे किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वहां, तो वो यहाँ पे जो हैंडलूम हुआ करते थे, हैंडमेड बनते थे ये सब चीजें, तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन में वो आगे थे हमारे से। तो यहाँ की इंडस्ट्री एक तरह से उस समय में बर्बाद होगी। लेकिन अभी फिर भी हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी है, और हमारी इंडिया में लगभग सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, जो आज सबसे ज्यादा लोग जो है वो काम जो कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नियर अबाउट मोर देन 4 करोड़ पीपल्स आर एंगेज देमसेल्फ इनटू अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऐसा बोल सकते हो आप, राइट। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कॉटन प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, जूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वहां पे भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। और ये सिल्क प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, राइट, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है। इसके साथ साथ जो सिंथेटिक फाइबर वगैरह होता है, तो ये सारी चीजें भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही पार्ट है। तो इसको बाद में देखेंगे हम डिटेल में। इट वाज जस्ट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये बात याद रखिए। ओके, अभी फिलहाल मैं उस टॉपिक पे आने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री पता ही है आपको, अलग अलग चीजों को बनाने के लिए आपको पेंट भी बनाना हो, पेंट पता है ना, अभी दीपावली हुई तो आपने आपके घरों को पेंट किया होगा, तो उस पेंट में भी केमिकल का यूज किया जाता है। केमिकल भाई कहाँ पे यूज नहीं किया जाता है, कोई एक ऐसी चीज बता दो जहाँ पे केमिकल यूज नहीं होता है। जितनी भी चीजें यहाँ पे इंडस्ट्री में बनती है ना, सब में केमिकल यूज किया जाता है। कभी हमें टेस्ट चेंज करने के लिए केमिकल की जरूरत होती है, तो कभी हमें
फ्लेवर को चेंज करने के लिए केमिकल की जरूरत, अगर किसी रंग को चेंज करना है, रंग समझते हो ना, कलर, कलर को चेंज करने के लिए भी केमिकल यूज करना पड़ता है। टेस्ट, खाने की टेस्ट, अगर कुछ खट्टा है तो मीठा बनाने के लिए, मीठा है तो खट्टा या और मोर टेस्टी बनाने के लिए हम केमिकल यूज करते हैं। देखो खाने में भी तो हम केमिकल यूज करते हैं ना, घर में जो खाना पकाते हैं तो उसमें सोडियम क्लोराइड डालते हो कि नहीं डालते हो आप लोग, बताइए। आप नहीं डालते होंगे तो आपकी मम्मी जो भी है घर में खाना पकाने वाले, वो लोग केमिकल यूज करते हैं कि नहीं करते, आप बता दीजिए मुझे। यस एनीबडी, किसके घर में सोडियम क्लोराइड यूज नहीं होता है? यस होता है क्या किसी के घर में? मेरे यहाँ पे होता है। घर घर में होता है, वो जो नमक होता है ना होता है बेटा, सर। नमक नमक नमक। तो देखो, आपने फिजिक्स में देखा होगा कि ये जो हमारा यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स में जितना भी मैटर है, मैटर का मतलब सब चीजें, ऐसा और उसमें हम आप सभी लोग आ गए, जो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, सब चीजें आ गई, तो ये किसी ना किसी एलिमेंट से बना है, ऐसा और नो? अरे बना है कि नहीं यस। बना है? तो ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो इन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज यस होती है ना। तो देखो जो काम के एलिमेंट्स है, जो काम का केमिकल है, उस केमिकल को मैन्युफैक्चर करने की इंडस्ट्रीज होती है, इन द सेंस, ये पढ़ना है हमें, राइट? तो अलग अलग केमिकल है, जैसे एसिड्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, अलग अलग एसिड, जैसे आप साइंस में अभी प्रैक्टिकल करते होंगे स्कूल में, तो कभी कभी आपने देखा होगा सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया होगा, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज किया होगा आपने, राइट? तो ये कहीं ना कहीं पे तो मैन्युफैक्चर होता होगा ना, या सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया होगा, पोटेशियम परमैंगनेट को यूज किया होगा, आपको बहुत सारे केमिकल के नेम है, राइट? तो अलग अलग केमिकल की अलग अलग यूटिलिटीज होती है। तो जब इस इंडस्ट्री को पढ़ेंगे ना हम, तब डिटेल में कवर करेंगे, अभी सिर्फ मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ आपको। इसके अलावा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का मतलब अलग अलग इंजीनियरिंग टूल्स, मतलब किसी चीज को बनाने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर मैकेनिज्म की जरूरत होती है, और उस मैकेनिज्म स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए अलग अलग शेप एंड साइज का रिक्वायरमेंट होता है, राइट? तो उस अलग अलग शेप एंड साइज के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अलग अलग पार्ट्स को जिस इंडस्ट्री में बनाया जाता है, जैसे मान लो कि एक मोबाइल फोन बनाना है, तो मोबाइल फोन में जो ट्रांजिस्टर चाहिए, रेजिस्टर चाहिए, तो उसकी वैल्यू अलग अलग, पार्ट की वैल्यू अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग होती है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग करना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री होती है एक्चुअली। लेकिन ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज आर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद में ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी वस्तु जो है, कौन सा जो कंपोनेंट बोलेंगे हम यहाँ पे, तो किस कंपोनेंट की यूटिलिटी क्या होती है, कहाँ पे उसको यूज करना होता है, तो ये सब चीजें कैसे प्री डिफाइंड होती है आफ्टर रिसर्च। तो ऐसी सभी चीजें आएंगी, जैसे मशीन्स वगैरह है, या अलग अलग इंजन वगैरह है, राइट? तो जैसे किसी भी गाड़ी में जो इंजन लगा होता है, तो ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में ही बनाया जाता है, तो जहाँ पे बनता है उसको इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। आपको पता होगा ना कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे इंजीनियर लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि इंजन को कैसे बनाया जाता है। मैं अभी यहाँ पे इंजन बोल रहा हूँ, लेकिन इंजन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी चीजों की बात कर रहा हूँ, जो कैसे टेक्निकली और यहाँ पे स्ट्रक्चरली काफी कुछ अलग होते हैं, और उसकी यूटिलिटी अलग होती है, राइट? तो ये सब चीजें यहाँ पे याद करना है आपको। सो अभी हम बात करेंगे बुक्स में आगे क्या दिया है। द टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर द ओल्डर, जैसे कि मैंने बताया आपको, बहुत हिस्ट्री का भी रेफरेंस दिया मैंने आपको यहाँ पे। जैसे बोलते हैं ना कि सबसे पहली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो मुंबई में शुरू हुई थी, बोलते हैं मुंबई महाराष्ट्र में आती है, आपको पता है सबको? मुंबई किस स्टेट में आती है बेटा? महाराष्ट्र। पक्का ना? यस पक्का। नहीं नहीं, लॉक कर दिया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना कि जब मैं एक आधी प्लेस पूछता हूँ आपको मैप में लोकेट करने के लिए, तो कैसे बहुत सारे लोगों ने लास्ट टाइम मुंबई दिल्ली में दिखाई थी, दिल्ली जहाँ पे है वहां पे, किसी ने राजस्थान में दिखाई थी। तो ये नहीं होना चाहिए बेटा, मैप की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए आप घर में, और देखिए कि कौन सी सिटी किस स्टेट में कहाँ पे लोकेट है, उसको प्रॉपरली अभी से प्रैक्टिस करो आप, तो आपके लिए अच्छा होगा वो। ठीक है, तो जो लोग अभी ऑनलाइन है उनको पता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ।
तो बाकी दूसरी सिटीज भी पता कीजिए आप। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा था मैं, तो ये ब्रिटिश लोगों ने ही यहाँ पे शुरू की थी। उसकी भी बहुत मजेदार कहानी है कि देखो ब्रिटिश लोग क्या करते थे पहले, यहाँ से कॉटन वगैरह जो भी मतलब रॉ मटेरियल है उसको खुद के कंट्री में लेके जाते थे, कम दामों में यहाँ पे परचेस करते थे, ठीक है। और वहाँ पे यार्न बनाते थे, या तो फिर यहाँ से यार्न को वगैरह लेके जाते थे, और वहाँ पे जो कपड़े बनते थे वो फिर इंडियन मार्केट में लाके उसको क्या करते थे, ज्यादा पैसों में बेचते थे। तो उससे क्या हुआ, यहाँ के जो व्यूवर्स थे ना हमारे इंडिया के, तो वो उनके जो काम धंधे वो बर्बाद हो गए पूरी तरह से। तो अभी फिर आप बोलोगे सर कि उनको तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, तो फिर भी उन लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्री क्यों शुरू की, यहाँ पे मतलब कपड़ा बनाना क्यों शुरू किया, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है मन में। तो देखो ये वर्ल्ड वार चल रही थी तब, तो वर्ल्ड वार में ये जो ब्रिटिश लोग हैं तो वो पूरी तरह से मतलब ब्रिटिश कंट्री उसमें इन्वॉल्व थी। तो वर्ल्ड वार का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए जो भी चीजें जरूरत की थी, तो उसको उसका प्रोडक्शन करने में उनके यहाँ की कंपनियां बिजी थी। तो वहां पे एक्चुअली जो कपड़ों की डिमांड जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उस डिमांड को पूरा करने के लिए एक्चुअली उन्होंने इंडिया में क्या किया था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेटअप शुरू किया था। तो देखो ये कितने होशियार लोग थे, अपने फायदे के लिए ही किया था, और बाद में फिर यहाँ पे वो कंटिन्यू चला। क्योंकि हम लोग कैसे जाग गए थे ना, हमारे मन में कैसे हमारे देश के बारे में मतलब देशभक्ति जिसको बोलते हैं ना हम, तो वो हमारे मन में आ चुकी थी पूरी तरह से, और हमने बाद में फिर प्रोटेस्ट करना वगैरह शुरू कर दिया था। फिर गांधी जी की एंट्री वगैरह हुई धमाकेदार, तो उन्होंने तो पता ही है आपको क्या किया, तो राइट। सो वो हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन ये जो बात बताई ना मैंने आपको, तो ये एक्चुअली ये मेन रीजन था एक्चुअली वर्ल्ड वार का। उनके यहाँ पे कपड़ों की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी और सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो उसको पूरा करने के लिए हमारी इंडिया से, इंडिया का माल इंडिया में ही मतलब यहाँ यहीं पे कपड़ा प्रोसेस करके वहां पे वो उसको बेचते थे। तो ये शुरू किया था, उसके कारण हमारे यहाँ पे पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू हुई थी, जो कि बॉम्बे में शुरू हुई थी, बॉम्बे बोलते थे तब उसको, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो आपका। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री भी उन्हीं के समय में हमारे यहाँ पे शुरू हुई थी, ये भी बात याद रखना है आपको। इनको हम बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बाकी दूसरे इंडस्ट्री के लिए जो स्टील की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे एक्चुअली आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है आयरन ओर से, इसीलिए उसको बेसिक इंडस्ट्री बोला जाता है। उसके बाद में केमिकल इंडस्ट्री जो है हमारी इंडिया में, वो कुछ ही सालों पहले यहाँ पे शुरू हुई है। तो इसका कोई मतलब पुराना रिकॉर्ड नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर आयरन इंडस्ट्री बहुत पुरानी है, वैसी केमिकल इंडस्ट्री यहाँ पे पुरानी नहीं है, ओल्ड नहीं है। सो ऑन पेज नंबर 180 यहाँ पे आपको एक मैप दे के रखा है, और इस मैप में आपको मेजर इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा आपको माइनर इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वो आपको एक कौन से कलर में दिखाया गया है यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे? मेजर इंडस्ट्रियल एरिया कौन से कलर में? मेजर मेजर इंडस्ट्रियल ऑरेंज में दिया है और माइनर इंडस्ट्रियल ग्रीन में दिया है। ग्रीन में दिया है। तो क्या आप बोल सकते गुजरात में क्या मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है कि माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है गुजरात में, बोलो। रीजन गुजरात में कौन सा इंडस्ट्रियल ये एरिया मेजर है? है, मेजर। मेजर है, वेरी गुड। क्या महाराष्ट्र में मेजर मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है बेटा, महाराष्ट्र में? यस, यस, मुंबई और पुणे। हाँ। और नॉर्थ इंडिया में कहाँ पे है, नॉर्थ इंडिया में? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, नॉर्थ इंडिया में कहाँ पे है बेटा? मैप देख के बताइए आप मुझे। पंजाब के पास है सर, पंजाब के पंजाब पास देखो, चंडीगढ़। ये गुड़गांव दिल्ली मेरठ लिखा है ना वहां पे, दिख रहा है आपको गुड़गांव दिल्ली मेरठ? यस सर। हाँ, तो पंजाब में है ही नहीं। पंजाब में देखो माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है वहां पे, माइनर 1 नंबर लिखा है,
दिख रहा है आपको? कलर से पहचानने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी देखो ये ब्लैंक मैप है, यहाँ पे स्टेट के नेम्स नहीं दिए, तो आपको कैसे स्टेट के नेम्स पता होनी चाहिए, स्टेट की बॉर्डर पता होनी चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ आप लोगों को कि मैप को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए करके। समझ में आया क्या बेटा? ओके। इसके अलावा देखो साउथ में देख रहे हो आप, कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों को दोनों जगह पे आपको मेजर इंडस्ट्रियल रीजन देखने को मिल रहा है। केरला की अगर बात करें हम 6 और 7 नंबर पे, तो यहाँ पे देखो 6 और 7, जैसे नदन मालाबार और मिडल मालाबार, ये जो मालाबार कोस्ट लाइन है, तो वहां पे आपको माइनर इंडस्ट्रियल रीजन देखने को मिलता है, राइट। मुंबई की अगर बात करें, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और नागपुर, तो ये जो प्लेसेस है वो इंडस्ट्रियल प्लेसेस है एक्चुअली, राइट। तो नागपुर इज द इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली, और मुंबई पुणे तो आपको पता ही है, ये आपका इंडस्ट्रियल जोन में ही आता है। अगर एमपी की बात करूं आप, तो मध्य एमपी में देखो भोपाल, जबलपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट है एक्चुअली वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे भोपाल के पास में ही आपको माइनर इंडस्ट्रियल रीजन देखने को मिलता है। अगर आप छोटा नागपुर प्लेटू की बात करते हो, तो उसमें देखिए झारखंड, उड़ीसा, इसके अलावा यहाँ पे वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे भी आपको मेजर इंडस्ट्रियल रीजन देखने को मिलता है। अगर आप आसाम की बात करूं, तो आसाम में एक्चुअली आप ब्रह्मपुत्र वैली, वहां पे 13 नंबर लिखा होगा, तो वहां से एक्चुअली ब्रह्मपुत्र रिवर क्या होती है, फ्लो होती है, तो उसको ब्रह्मपुत्र वैली बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र वैली में आपको माइनर इंडस्ट्रियल रीजन देखने को मिलता है। जैसे मैंने बात की थी ना लास्ट टाइम, यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह आपको देखने को मिलती है इस रीजन में, ओके। और बाकी दूसरी ये भी है यहाँ पे, ऑयल फील्ड, गैस फील्ड भी है यहाँ पे। ऑयल फील्ड, गैस फील्ड पता है ना, जहां से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ऐसे जगहों को हम ऑयल फील्ड और गैस फील्ड बोलते हैं। तो देखो यहाँ से एक्चुअली आपके लखनऊ तक, मतलब लखनऊ तक और हल्दिया पोर्ट जो है कैलकाटा के पास में, वहां तक पाइपलाइन का नेटवर्क है, और उस पाइपलाइन के नेटवर्क के थ्रू वहां से गैस को और जो क्रूड ऑयल है उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो पाइपलाइन इन द सेंस, जैसे कि आपके घर में जो ड्रिंकिंग वाटर आता है ना, तो वो पाइपलाइन की मदद से ही आता है, यस और नो? बोलिए थोड़ा सा बेटा। यस। Yes. तो वैसे वैसे ही किसी चीज को, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना हो, तो बड़े बड़े पाइपलाइन से उसको पंप किया जाता है एक्चुअली, और पर्टिकुलर जगह पे उसको क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जैसे गवर्नमेंट सोच रही है अभी कि जैसे आपको आपके घर का सिलेंडर अगर खत्म हो गया, गैस का सिलेंडर पता है ना आपको, तो आपको क्या करना पड़ता है, फोन से उसको फिर से बुक करना होता है, फिर वो गाड़ी वाला आता है और छोड़ के जाता है, आपके यहाँ पे पैसे लेता है। तो ये सिस्टम आने वाले दिनों में बंद हो सकता है। जैसे आपके घर में नल है ना, और नल से ड्रिंकिंग वाटर आता है, तो वैसे ही आपके घर तक वो पाइपलाइन का नेटवर्क क्या करने जा रहे हैं, स्प्रेड करने जा रहे हैं, वो नेटवर्क बनाने जा रही है गवर्नमेंट, राइट। तो उससे क्या होगा, हर घर में वो कनेक्शन होगा, जब चाहे तब आपको जो गैस है वो मिल जाएगा। लेकिन उसके भी तो पे करना होगा, तो उसकी भी कोई सिस्टम होगी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो बात अलग है। लेकिन ये बात आपको समझना है यहाँ पे पाइपलाइन। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पे आया है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो ये सारी चीजें देखो, इस वीडियो को मैं अपलोड करने वाला हूँ, जो चीजें एकदम से आपकी याद में नहीं रहेगी तो आप इसको एक बार और देख लेना, ठीक है। ये लेक्चर जैसे ही खत्म हो जाएगा तो मैं कुछ विद इन 15-20 मिनट्स के बाद में इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो। इसके अलावा देखो कि जो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा है, 11 और 12 नंबर यहाँ पे बताया गया है। तो दुर्ग, जहाँ पे रायपुर की बात कर रहे हैं हम, बिलासपुर जिसको कोरबा बोलते हैं, ठीक है। तो इस एरिया में भी आपको माइनर इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। इसके अलावा यूपी के लखनऊ है, कानपुर है, गोरखपुर है। गोरखपुर नेपाल बॉर्डर के पास में ही सिटी है, राइट। तो यहाँ पे भी आपको ये डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस है, इसके साथ साथ में आपको इस गंगा प्लेन रीजन में माइनर इंडस्ट्रियल देखने को मिलती है। बिहार में भी आपको देखने को मिलती है, राइट। तो ऐसे वेरियस रीजन है, जैसे राजस्थान का कोटा है, वो एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, वहां पे भी माइनर इंडस्ट्रीज आपको देखने को। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना बेटा, वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है कि डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस कहाँ पे, ग्रीन वाला शेडेड एरिया
कहाँ पे है जिसको हम माइनर इंडस्ट्री बोलते हैं, राइट। ऑरेंज वाला एरिया कहाँ पे है जिसको हम मेजर इंडस्ट्री बोलते हैं। तो वो बिल्कुल एज इट इज आपको ड्रॉ करना आना चाहिए और आपके आंखों के सामने वो सिटी आनी चाहिए, वो रीजन आना चाहिए, वो स्टेट आना चाहिए, ताकि आपको याद हो सके। ओके, तो मैप की प्रैक्टिस कीजिए। सो अभी हम क्या करेंगे, आयरन इंडस्ट्री को और स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्लास खत्म होने में थोड़ा ही टाइम बाकी है, आई थिंक 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में ये टॉपिक कवर नहीं होगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की। नेक्स्ट क्लास में उसको और ले लेंगे थोड़ा सा। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज वन ऑफ द की इंडस्ट्री इन इंडिया एंड propels the industrial development of the nation. ओके, सो देखो, इंडिया में जो की इंडस्ट्री की बात की जाती है तो इसमें सबसे मेन जो इंडस्ट्री है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो आयरन ओर्स है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में और अच्छे क्वालिटी के इंडिया में देखने को मिलते हैं आपको। और हमारे यहाँ पे जिस क्वांटिटी में, जिस प्रोपोर्शन में यहाँ पे आयरन ओर देखने को मिलते हैं, तो उसको प्रोसेस करने के लिए उतने ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं है यहाँ पे। आयरन और स्टील इंडस्ट्री इतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए क्या किया जाता है कि मैक्सिमम आयरन ओर को बाकी दूसरे कंट्री को यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर दिया जाता है, राइट। तो जिस किसी कंट्री में देखो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आयरन इंडस्ट्री उस कंट्री में होना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो क्या होगा, अगर आपके देश में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर में काम करना है, जैसे कि मेट्रो प्रोजेक्ट है, मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, लेकिन मेट्रो की जो टेक्निक है वो आपको पता नहीं है, मतलब हमारे देश के पास में नहीं है। तो चाइना हो गया, जापान हो गया, वहां से हम बुलेट ट्रेन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, राइट। बुलेट ट्रेन को प्रोजेक्ट यहाँ पे अगर चलाना है, मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट चलाना, तो हमारे पास में वो सभी रिसोर्स न होने के कारण, टेक्निक्स न होने के कारण, हम दूसरे कंट्री से क्या कर रहे हैं, उसको परचेस कर रहे हैं। तो बहुत सारा पैसा हमारा, बहुत सारी करेंसी दूसरे कंट्री में जा रही है। तो होना क्या चाहिए कि हमारे देश में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे आयरन ओर वगैरह, उसके ऊपर में प्रोसेस करने से लेके उसका जहां जहां पे हम जिस जिस प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, उन प्रोजेक्ट को चलाने तक का ह्यूमन कैपिटल भी हमारे यहाँ पे होना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल का मतलब अच्छे इंजीनियर्स, राइट, अच्छे रिसर्चर्स, ये भी लोग तो होने चाहिए ना हमारे यहाँ पे। नहीं तो आयरन होने से थोड़ी ना काम चलेगा, ठीक है। आयरन होने से काम चलेगा क्या, नहीं। अगर आपको बुलेट ट्रेन बनानी है या बुलेट ट्रेन का इंजन बनाना है, तो वो हमारे इंजीनियर्स को आना चाहिए ना। उसके लिए अगर ठीक है, मेटल है हमारे पास में, लेकिन इंजीनियर नहीं है तो कहाँ से बनेगा। तो ये हमारा कुछ फ्यूचर का ये क्या है, चैलेंज है, फ्यूचर की ये चैलेंज है। तो इसको पूरा करने के लिए हमारी स्कूलिंग जो व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटीज अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ पे क्वालिटी ओरिएंटेड एजुकेशन मिलना चाहिए, तभी जाके ये इंजीनियर्स क्या होंगे, बनेंगे। देखो, एक अच्छा इंजीनियर्स विदाउट लर्निंग सोशल स्टडी बन ही नहीं सकता। आपको इंजीनियरिंग तो पढ़नी होगी, लेकिन बहुत अच्छा इंजीनियर, बहुत अच्छा व्यक्ति बनने के लिए सोशल साइंस को भी पढ़ना पड़ेगा। सोशल स्टडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसकी सोशल स्टडी अच्छी होंगी वो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति किसी भी सेक्टर में बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वीचर, सब कुछ, राइट। इसीलिए सोशल स्टडीज को समझना बहुत जरूरी है। सो इट हैज हेल्प in generating several subsidiary and small scale industry and also support the power, transport, fuel and communication industry। देखो, स्टील इंडस्ट्री जहां पे भी आपको क्या करना हो, एक्सपांड करना हो या स्टील इंडस्ट्री का यूनिट लगाना हो, तो स्टील इंडस्ट्री में होता क्या है, आयरन ओर को माइनिंग करके निकाला जाता है और स्टील इंडस्ट्री तक उसको पहुंचाया जाता है। तो स्टील इंडस्ट्री तक लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की भी तो जरूरत पड़ेगी, रोड्स की जरूरत पड़ेगी, रोड्स को बनाना है तो सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, सीमेंट को बनाना है तो केमिकल की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री के ऊपर में क्या होती है, डिपेंड होती है, राइट। तो स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए देखो क्या क्या डेवलप करना पड़ेगा, रोड्स बनाने पड़ेंगे, जैसे बताया। रोड के लिए जो मटेरियल लगता है, उस मटेरियल को बनाने वाली भी तो इंडस्ट्री लगेगी ना, ऐसा और नो, मतलब पत्थर तोड़ने तक की इंडस्ट्री चाहिए यहाँ पे, राइट। कोल को प्रोसेस करने वाली भी इंडस्ट्री चाहिए यहाँ पे, कंक्रीट, सीमेंट, इसमें भी सभी चीजें यूज होती है ना। इसके बाद में जो स्टील इंडस्ट्री में देखो अभी बहुत बड़ी फर्नेस होती है। फर्नेस का मतलब भट्टी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस भी होती है, ब्लास्ट फर्नेस भी होती है। उसमें एक्चुअली आयरन ओर्स को डाला जाता है, रॉक्स को डाला जाता है, उसके साथ
में सैंड को डाला जाता है और दूसरी चीजें लाइम को वगैरह मिक्स किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसको पिग आयरन बोलते हैं, और उसके बाद में पिग आयरन को फिर मोल्ड्स में डाला जाता है, और मोल्ड्स के बाद में फिर उसमें अलग अलग इम्प्योरिटीज को मिलाया जाता है, मैग्नीज, निकेल, विकेल को, और उसके बाद में अलग अलग उसकी वस्तुएं बनाई